भारत एक विशाल देश है जिसके कारण इनके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। यहाँ कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं तो दूसरी ओर पठारी भाग और दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान फैला हुआ है। यानी यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृति है। यहाँ के विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है तो कहीं उन पर जंगल उगाए हैं। इसी प्रकार नदियाँ पठारी भाग को काट काट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है और यहाँ के विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों ने प्रभावित किया है। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। भारत का वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इससे लंबी समय में दो महत्वपूर्ण घटनाओं का अहम भूमिका रहा है। पहला है भूगर्भीय हलचल और दूसरा है बाह्य शक्ति, जिसमें अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण जैसी क्रिया है। यहाँ अपक्षय का अर्थ है कि जब नदियां बड़े पहाड़ों से गुजरती है तो कुछ पत्थरों को तोड़ते हुए निकलती है, इसे अपक्षय कहा जाता है। और जब नदियां तेज ढलान वाले मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती है तो मिट्टी को काटते हुए गुजरती है, इसे अपर्दन कहा जाता है। और जब नदियां कम ढलान वाले मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है या जहां समुद्र में मिलती है वहां जाकर अपने साथ लाए मिट्टी, कंकड़, पत्थर सारा छोड़ देती है, इसे ही निक्षेपण कहा जाता है। अब हम भूगर्भीय हलचलों को समझते हैं। भूवैज्ञानिकों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इसके लिए कई सारे सिद्धांत प्रचलित है, लेकिन आज ज्यादातर विद्वान प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर सहमति दी है। तो इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपट यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा कई प्लेटों में यानी कई टुकड़ों में बटा है। अर्थात आपने जो पढ़ रखा है कि पृथ्वी 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे अंदर कोर, बीच का मेंटल और ऊपरी भाग को भूप्रपटी कहा जाता है। इसी भूप्रपटी में क्रैक पड़ा हुआ है। कुछ इस प्रकार पूरा भूप्रपटी एक नहीं है, ये कई हिस्सों में टूटा हुआ। इसी टूटे हुए हिस्से को प्लेट कहा जाता है और ये प्लेट पृथ्वी के मध्य भाग यानी मेंटल पर स्थित है, जो द्रव्य के रूप में, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत जो कई सारे प्लेटों में टूट गई है वो इधर उधर हिल डुल सकती है या मेंटल के ऊपर तैर सकती है। अब इन प्लेटों के गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्लेट मुड़ जाती है या भ्रंशीकरण होता है यानी टूट जाता है, या इसी वजह से ज्वालामुखी फटते हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों के गति को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है जिससे दोनों प्लेट टकराती है और टूटती है, इसे विनाशकारी प्लेट सीमांत कहा जाता है। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है जिससे उनके बीच गैप बनता है और उसमें मेंटल का मैग्मा आकर भर जाता है और एक नई भूमि तैयार होता है, इसे निर्माणक प्लेट सीमांत कहा जाता है। और जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो इसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहा जाता है। कई बार क्या होता है ना कि जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तो वो आपस में टकराकर टूटती है या एक प्लेट फिसल कर दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। अब इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपीय स्थिति और आकार में परिवर्तन आया है। भारत का जो अभी का स्थलाकृति है, इसका भी विकास इस प्रकार की गतियों के कारण हुआ है। शुरुआत में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था और एकमात्र महासागर जिसे पैंथलासा कहा जाता था। कुछ करोड़ वर्षों में यह पैंजिया 2 भागों में टूट गया। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था और इसके बीच जो सागर बना था उसे तैथिस सागर कहा गया था। भारत का प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत इसी गोंडवाना भूमि का अंश था और वास्तव में यही भारत की आधार भूमि है। आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व भारत इधर दक्षिण में स्थित था जो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण भूप्रपटी अनेक टुकड़ों में टूट गया। भारत ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा और अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो आज से करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व इन प्लेटों के टकराव से इनके बीच जो तैथिस सागर स्थित था वो मुड़कर हिमालय बन गया और हिमालय का निर्माण आज भी जारी है, क्योंकि ये दोनों प्लेट आज भी एक दूसरे के करीब बढ़ते जा रहा है। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो इसके दक्षिण में बहुत बड़ा द्रोणी यानी गड्ढा का निर्माण हुआ था, जिसमें हिमालय से आने वाली नदियों ने
और दक्षिण पठार से आने वाली नदियों ने करोड़ों सालों में अपने साथ बहुत सारा अवसाद यानी मिट्टी, कंकड़ पत्थर लेके आए और इस गड्ढे वाले क्षेत्र को भरता रहा, जिससे एक बहुत बड़ा समतल भूभाग का निर्माण हुआ जो आज भारत का विशाल मैदान कहलाता है। इसी प्रकार सागरों से टकराती लहरों और पठारों से निकलने वाली नदियों के अवसाद से भारत का तटीय मैदान का विकास हुआ। और ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, अर्थात अंडमान निकोबार के स्थान पे पहले विशाल पर्वत हुआ करता था जो बाद में टूट फूट कर द्वीप का रूप ले लिया। जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव है जो सैलो वाटर में पाया जाता है। इसकी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है और प्रवाल झुंड में समूह में रहते हैं और ये जब मरते हैं तो इनके कंकाल वहीं जमा रह जाते हैं और जब लाखों सालों तक ऐसे प्रवाल मरते रहे तो उनके कंकाल से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग है, 28% पठारी क्षेत्र है और 18% पहाड़ी क्षेत्र है और 43% भूभाग मैदानी है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। इसके विपरीत मैदानी एवं तटीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। उत्तर में कुछ ऐसे भी शिखर हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। इसमें से अधिकतर चोटियां सालों भर बर्फ में ढकी रहती है। दो चोटियों या पर्वतों के बीच जो गैप पाया जाता है जिसमें लोग अपनी बस्ती बसाते हैं उसे घाटी कहा जाता है। इन घाटियों में सुंदर झील पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर में डल झील और वुलर झील इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन पर्वतों में 1000 मील से भी अधिक गहरी गार्ज पाई जाती है। नदियां जब पर्वतों को काटकर सीधी गहरी खाई बनाती है तो उसे गार्ज कहा जाता है। हिमालय पर्वत पामीर गांठ से निकलकर पूरब की ओर जाता है। यह दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां से ये पटकाई, नागा, मणिपुर और लुसाई पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियां मिलती है। बर्फ के पहाड़ को हिमानी कहा जाता है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाको तथा बतूरा प्रमुख है। हिमालय पर्वत में कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं। दो पर्वतों के बीच एक पतला गैप या रास्ता रहता है, उसे दर्रा या पास कहा जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में जोजिला और बुर्जिला, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला और सिपकिला, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में थागला तथा सिक्किम में नाथुला और जा लेपला प्रमुख दर्रे हैं। अब इस हिमालय पर्वत के दक्षिण में विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से बना है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास इस पर्वत के पश्चिम में बहती है और गंगा एवं उसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन इत्यादि अरावली पर्वत के पूरब में बहती है। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करती है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी है जिसके उत्तर, पूर्व और पश्चिम में कई सारा पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर से 700 मीटर तक है और ये जो नर्मदा नदी है इस पूरे पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी नदी है। यहाँ नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछाड़ी मैदान का निर्माण किया है, अर्थात इन दोनों नदियों के किनारे पतला सा मैदानी क्षेत्र है और ये दोनों नदियां इस प्रकार की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिम और पूरब में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत जो सह्याद्री पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट पर्वत के 3 प्रमुख दर्रे हैं जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से जाने जाते हैं और पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं जो अत्यधिक कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती है
और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट पर्वत के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलाई, पालकोंडा, वेलकोंडा, तमिलनाडु का अन्नामलाई, पांचमलई, शिवरायपलनी, वैलगिरी प्रमुख पहाड़ियां हैं। दक्षिणी पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान का विकास हुआ है। पश्चिमी किनारे में ये मैदान संकीर्ण है और कटा छटा है, जबकि पूर्व में ये चौड़ा और समतल है। पश्चिम में कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेपण के अपलिफ्टमेंट से बना है। उत्तर के विशाल मैदान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शुष्क प्रदेश है, जो राजस्थान का मरुस्थल कहलाता है। यह थार मरुस्थल का ही भाग है। यहाँ रेत के टीले मिलते हैं जो हवाओं की दिशा में लंबवत फैले होते हैं। इसके दक्षिण भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है, वहाँ बालू के टीलों का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबी, सरल और लहरदार होती है, किंतु दूसरी ओर इनका ढाल अधिक खड़ा होता है। इनकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है।